नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं और इनसे रिलेटेड बाकी क्या प्रोविजंस हैं, इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए जानना होगा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज क्या होती हैं और कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी क्या होती है। होल्डिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 में कि होल्डिंग कंपनी का मतलब उन कंपनियों के साथ लगाया जाना है जो कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी है। मतलब होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसकी कुछ कंपनी सब्सिडरी कंपनीज होंगी। तो सब्सिडरी कंपनी इसके लिए जानना जरूरी होगा, तब होल्डिंग और बेटर तरीके से समझ में आएगा। हालांकि सामान्य भाषा में इसको ऐसे कह सकते हैं, होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होती हैं उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में। होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी कहा जाता है। अगर कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में उस कंपनी के बोर्ड पे कंट्रोल रखती है या उस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अपने पास रखती है, तो इसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरी कंपनी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 87 में। सब्सिडरी कंपनी या सब्सिडरी का मतलब ऐसी कंपनी से है जो किसी होल्डिंग कंपनी से इस तरीके से रिलेटेड हो कि वह होल्डिंग कंपनी उस सब्सिडरी कंपनी में कंट्रोल करे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन को। मतलब जो सब्सिडरी कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे कंट्रोल होना चाहिए होल्डिंग कंपनी का। दूसरा है एक्सरसाइज करे या कंट्रोल करे मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर एज इट्स ओन और टुगेदर विद और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज। या वो जो होल्डिंग कंपनी है वो 1/2 से ज्यादा शेयर कैपिटल पे कंट्रोल रखे, या तो स्वयं या अपनी सब्सिडरी कंपनी के माध्यम से। इसमें सब्सिडरी कंपनी को सामान्य शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कंट्रोल में है अपनी पेरेंट या होल्डिंग कंपनी के। अब इस पूरे स्टेटमेंट्स को थोड़े से क्योंकि ये डेफिनेशन है थोड़ी सी टेक्निकल थी, अब इसको साधारण शब्दों में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कौन सी कंपनी होल्डिंग होती है और कौन सी सब्सिडरी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी ए कंपनी है, दूसरी कंपनी बी कंपनी है। अब ए कंपनी ने क्या किया कि बी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आधे से ज्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रख लिया। यानी कि बी कंपनी के जो डायरेक्टर्स का बोर्ड है उसमें आधे से ज्यादा डायरेक्टर्स ए के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, ए के द्वारा चुने गए हैं। दूसरा, ए ने बी कंपनी में कम से कम 51% यानी कि 50 और मोर 50% या 50% से ज्यादा शेयर बी कंपनी के ए कंपनी के पास हैं। तो बी कंपनी के जिसके शेयर, जिसका आधे से ज्यादा कंट्रोल ए कंपनी के पास है, ऐसे केस में बी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग ए कंपनी को पेरेंट कंपनी भी कहा जा सकता है क्योंकि यह बी कंपनी को अपने कंट्रोल में रख रही है। अब मान लो सी कंपनी एक है और ए कंपनी क्या करती है कि ए कंपनी इसके सपोज करिए 30% शेयर खरीद लेती है और ये बी कंपनी को कहती है कि आप भी सी कंपनी में शेयर खरीद लीजिए, और बी कंपनी ने भी शेयर खरीद लीजिए 25% शेयर खरीद लिए सी कंपनी में बी कंपनी ने। तो अब ये जो सी कंपनी है ये भी ऑटोमेटिकली ए कंपनी की भी सब्सिडरी बन जाएगी, क्योंकि इसमें भी इसका 55% हो चुका है ए का डायरेक्ट, और अपनी सब्सिडरी को मिला करके ए ने स्वयं और अपनी सब्सिडरी के माध्यम से सी कंपनी के भी ज्यादातर शेयर्स पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो सी कंपनी भी ए कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। तीसरी एक सिचुएशन और हो सकती है कि मान लो यहाँ पे तो ए और बी दोनों ने खरीदे, ए कंपनी ने बी कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना रखा है और सी कंपनी या कोई डी कंपनी, अगला एग्जांपल लेते हैं डी कंपनी, डी कंपनी ने में बी कंपनी ने 51% शेयर खरीद लिए। तो ऐसे केस में भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि
बी कंपनी ए की सब्सिडरी है और डी कंपनी बी की सब्सिडरी है, तो ये जो डी कंपनी है ये ए की भी सब्सिडरी हो जाएगी। मतलब किसी कंपनी की सब्सिडरी भी उस कंपनी की सब्सिडरी होती है। तो ये इनके रिलेशंस हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जानते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 कंपनीज एक्ट, क्योंकि इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना जरूरी है, तो इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 कहता है कि कंपनी जब भी वर्ड यूज होगा इस पूरे टॉपिक में या कंपनी में कहीं भी, तो उसका मतलब एक बॉडी कॉर्पोरेट से भी है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट भी कंपनी ही होगी। अब सेक्शन 2 और सबसेक्शन 11 कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। वो कहता है बॉडी कॉर्पोरेट जब बात करेंगे तो उसका मतलब वो कंपनी भी शामिल रहेगी बॉडी कॉर्पोरेट में जो कंपनी इंडिया से बाहर कॉर्पोरेट है, इनकॉर्पोरेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में ही रजिस्टर्ड कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी कंपनी को भी बोलेंगे इंडिया में जो इंडिया में कोई काम कर रही है लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भारत से बाहर के किसी देश में है। मतलब एक फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट के अंतर्गत आएगी और कंपनी के अंतर्गत बॉडी कॉर्पोरेट आएगी, तो कंपनी उसको भी बोला जाएगा जो किसी दूसरे देश में बनी है। तो अब चाहे कोई कंपनी दूसरे देश में बनी है चाहे इंडिया में बनी है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी कहलाएंगी और ये सभी कंपनी सब्सिडरी और होल्डिंग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी इंडिया में बनी है और मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, सिंगापुर की कंपनी। अगर ये सिंगापुर की कंपनी इंडिया की कंपनी में 51% से ज्यादा खरीद लेती है तो उस केस में भी हम इंडिया में इसको सब्सिडरी कंपनी मानेंगे। ठीक वैसे ही इंडिया की कोई कंपनी किसी बाहर के देश के किसी कंपनी में 51% से ज्यादा शेयर खरीद लेती है तो ऐसे केस में लॉ इसको होल्डिंग कंपनी ट्रीट करेगा। मतलब ये नहीं है कि केवल देश के अंदर ही होगा, ये सब होल्डिंग और सब्सिडरी का जो रिलेशन है ये बाहर भी हो सकता है। कोई सी भी पार्टी सब्सिडरी और होल्डिंग दोनों ही विदेशी भी मतलब एक विदेशी होगी एक इंडियन हो सकती है। अब है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी अपने आप में, हालांकि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल तो रखेगी बट इनकी जो इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है वो अभी भी कायम रहेगी। मतलब अपने आप में ये दोनों कंपनी अलग अलग कंपनीज होंगी। कानून की नजर में ये कंपनी अलग है और ये कंपनी एकदम अलग है। इनका अपना इंडिपेंडेंट लीगल कानूनी अस्तित्व रहेगा और इनको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता कोई सिंगल यूनिट एक किसी पर्पज के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो ऐसा नहीं कि दूसरी कंपनी अब जो है उसको उसका हर्जाना देना पड़ जाएगा। ये कंपनी अपने आप में एक अलग कंपनी और ये कंपनी एक अलग कंपनी है। अगर कोई रेगुलरिटी नहीं है तो इस कंपनी पे कोई बर्डन इसका नहीं आएगा। नेक्स्ट है ए होल्डिंग कंपनी कैन एंड डज होल्ड शेयर्स ऑफ सब्सिडरी। अब सब्सिडरी कंपनी के शेयर को होल्डिंग कंपनी करती है, नेचुरली करती है तभी वो होल्डिंग कंपनी कहलाती है। तो सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डिंग कंपनी खरीद सकती है और रख सकती है, लेकिन सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर नहीं रख सकती है। सब्सिडरी कंपनी को ये राइट नहीं है कि वो होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदे। शेयर अलॉटमेंट मेड टू सब्सिडरी, अगर कोई होल्डिंग कंपनी शेयर अलॉटमेंट कर देती है, शेयर अलॉट कर देती है अपनी सब्सिडरी कंपनी को, तो वो वॉइड माना जाएगा, व्यर्थ माना जाएगा, उसका कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं होगा। अब एक टर्म है एसोसिएट कंपनी। तो एसोसिएट कंपनी जो होती है वो सब्सिडरी से अलग होती है। एसोसिएट कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जो अनदर कंपनी के रिलेशन में, उसका रिलेशन ऐसा है कि एक कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मतलब जो अदर कंपनी है वो इस कंपनी में कोई महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस रख रही है, प्रभाव रख रही है, तो उसको एसोसिएट कहा जा सकता है। बाई बट विच इज नॉट ए सब्सिडरी कंपनी, लेकिन ये सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर सब्सिडरी है तब तो वो सब्सिडरी कहलाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी किसी कंपनी की सब्सिडरी नहीं है लेकिन ये कंपनी एक जो कंपनी है वो दूसरी कंपनी में इन्फ्लुएंस रखती है तो उसको एसोसिएट कंपनी उसकी कहा जा सकता है। लेकिन ये एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी कंपनी से अलग होनी चाहिए। सब्सिडरी को एसोसिएट नहीं कहा जाएगा, सब्सिडरी को सब्सिडरी ही कहा जाएगा। अब इसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन है कि द पर्पोर्ट ऑफ सिग्निफिकेंट influence has been clarified in the explanation as control of at least 25% of total share। अब significant influence के मामले में
एक तो ये माना जा सकता है कि अगर कम से कम 25% शेयर रख रहे हैं, यानी कि ये जो कंपनी है इसने इस कंपनी में 25% शेयर या 30% या 40% या अप टू 50% खरीद रखे हैं, तो ये कंपनी इसकी एसोसिएट कहलाएगी। लेकिन 50% से ज्यादा खरीद लेगी तब ये इसकी सब्सिडरी बन जाएगी, तो ये एसोसिएट का हुआ। या दूसरा है बिजनेस डिसीजन अंडर एन एग्रीमेंट, या इनका आपस में कोई ऐसा एग्रीमेंट हो, अगर शेयर होल्डिंग नहीं है एक दूसरे के पास, तो ऐसा एग्रीमेंट हो कि वो उसके डिसीजन को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हो, तो उसको भी एसोसिएट कंपनी कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ज्वाइंट वेंचर अगर है दो कंपनियों का, तो वो आपस में एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसे केस में उनको एसोसिएट कहा जा सकता है। नेक्स्ट है होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। अब जो सब्सिडरी कंपनी होती हैं वो भी होली ओन्ड भी हो सकती हैं और पार्टली ओन्ड भी हो सकती हैं। होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी तब कहलाएगी जब सब्सिडरी कंपनी के 100% वोटिंग राइट या 100% शेयर होल्डिंग कंपनी के पास है, तब तो ऐसी सब्सिडरी कंपनी को होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। दूसरा है पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। पार्टली ओन्ड कंपनी तो कब कहलाएगा, जब कंपनी में 50% या उससे ज्यादा, 50% से ज्यादा, लेकिन पूरे नहीं होने चाहिए, पूरे हो गए तब तो होली ओन्ड हो जाएगी। 50% से ज्यादा हो और 100% से कम हो, तो ऐसे केस में उसको पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा, सब्सिडरी कंपनी को। नेक्स्ट टर्म है माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर कौन से होते हैं, देखिए अभी ऊपर वाले टर्म में हमने बात की पार्टली ओन्ड सब्सिडरी। फॉर एग्जांपल जैसे ए कंपनी है और इसने बी कंपनी में मान लीजिए शेयर खरीद लिए इसके 70%, तो भाई 70% शेयर बी कंपनी के ए के पास है, अब बाकी 30% भी तो किसी के पास होंगे, तो जिसके पास ये 30% शेयर होंगे उनको कहा जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर, अल्पमत वाले शेयर होल्डर। तो इक्विटी होल्डर किसी फर्म के जो वोटिंग कंट्रोल फर्म का अपने हाथ में नहीं रखते हैं, यानी कि जिनके पास 50% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो 50% नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर्स को माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहा जाएगा। अब बात आती है लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ए होल्डिंग कंपनी। अब एक होल्डिंग कंपनी को अकाउंट्स के मामले में उसकी क्या कानूनी रिक्वायरमेंट है। एज पर सेक्शन 129 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जब होल्डिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट दिखाएगी, बनाएगी, तैयार करेगी, तो उसकी बैलेंस शीट के साथ ये सब स्टेटमेंट भी होने चाहिए। जैसे उसके बैलेंस शीट के साथ अटैच रहना चाहिए एक कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सब्सिडरी। अब उसकी जितनी भी सब्सिडरी है, 1 है, 2 है, 4 है, उन सारी सब्सिडरी कंपनीज की बैलेंस शीट भी होल्डिंग कंपनी को अपनी बैलेंस शीट के साथ रखनी होंगी, लगानी होंगी, कॉपी बैलेंस शीट सब्सिडरी कंपनी की। इसके अलावा कॉपी ऑफ P&L अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ P&L बोला जाता है आजकल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब्सिडरी कंपनी का, वो भी लगाना होगा। इसके अलावा सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की कॉपी भी लगानी होगी। इसके अलावा ऑडिटर्स, जो सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी भी लगानी होगी। इसके अलावा एक ऐसा स्टेटमेंट भी लगाना होगा जो यह बताता हो कि जो होल्डिंग कंपनी है उसका कितना इंटरेस्ट है सब्सिडरी कंपनी में लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, मतलब एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग कंपनी का कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी में है। इसके अलावा नेट एग्रीगेट अमाउंट प्रॉफिट की या लॉस की, जो कि सब्सिडरी कंपनी में होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की है और वो मेंबर की जो होल्डिंग है वो अलग है, वो होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में कहीं नहीं दिख रही है, तो उसके बारे में भी जानकारी देनी होगी स्टेटमेंट के माध्यम से, अगर ऐसा है तो। नेक्स्ट है इफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द होल्डिंग कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी इनके फाइनेंशियल ईयर आपस में कोइंसाइड करते हैं, मतलब बराबर बनते हैं, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होल्डिंग कंपनी है वो भी बनाती है और सब्सिडरी कंपनी भी इसी ऑर्डर में बनाती है, तो ऐसे केस में अटैच करना होगा बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी के साथ, इसको भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना होगा। और अगर मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर सब्सिडरी कंपनी का कोइंसाइड नहीं करता है फाइनेंशियल ईयर के होल्डिंग कंपनी के साथ, होल्डिंग कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अलग है और मान लीजिए सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर अलग है, तो ऐसे केस में एक स्टेटमेंट लगाना होगा जो नंबर 1 यह बताएगा कि चेंज इन द होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट, होल्डिंग कंपनी के इंटरेस्ट में क्या परिवर्तन हुआ है सब्सिडरी कंपनी में पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेकर के और अब तक। दूसरा डिटेल ऑफ एनी मटेरियल चेंजेज, कोई भी महत्वपूर्ण चेंज हुए हों
फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में सब्सिडरी कंपनी में और होल्डिंग कंपनी के बीच में, तो उनको भी दिखाना होगा और वो चेंज इनसे रिलेटेड हो। सब्सिडरी की फिक्स्ड एसेट में कोई चेंज हुआ हो, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज हुआ हो, मनी जो इसने लेंड किया है होल्डिंग को उसके बारे में कोई चेंज हुआ हो, मनी जो बोरो किया है इसने उसके बारे में कोई चेंज हो, तो इनकी डिटेल भी देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होल्डिंग कंपनी का अगर अनेबल है प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट जो है उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराने में असमर्थ है, तो उसका भी कारण बताना होगा। तो ये था आज का इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन ही था। आने वाले चैप्टर्स में हम इसका फिर न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर करेंगे। आने वाले वीडियो में बताएंगे कि होल्डिंग कंपनी जो अकाउंट्स तैयार करेगी तो वो किस तरीके से तैयार करती है। थैंक यू।